चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास पार्ट है उसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल पार्ट है उसके सारे चैप्टरों की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी का मैंने वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लें। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जहाँ से जाकर आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। बच्चों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे प्रश्न तो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे पर उनके जो उत्तर हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। मैं बोलूँगा और आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है वो है, निरंकुशवाद से क्या आशय है। ठीक है, नोट करिएगा, निरंकुशवाद से क्या आशय है। उत्तर में हेडिंग डालिएगा निरंकुशवाद। निरंकुशवाद लिखिएगा। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह क्या है। उत्तर के डिटेल में उत्तर में रखिएगा हेडिंग में जनमत संग्रह और डिटेल में लिखिएगा जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके माध्यम से जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोग किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं या उनसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 3 है, रूढ़िवादी विचारधारा को समझाइए। रूढ़िवाद विचारधारा को समझाइए। उत्तर में हेडिंग डालिएगा रूढ़िवाद विचारधारा। रूढ़िवाद विचारधारा लिखिएगा, इसमें डिटेल करिएगा। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा और रिवाजों पर जोर देता है। जो परंपरा और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीमा धीमा विकास चाहता है। क्रमिक और धीमा धीमा विकास चाहता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा, इस विचारधारा में ऐसे लोग आते हैं जो परिवर्तन तो चाहते हैं, समाज में रिवाजों पर, परंपराओं पर, स्थापित संस्थाओं पर परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे और वो भी क्रम से परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है,
अचानक परिवर्तन का वो विरोध करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है। ठीक है, कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है। लेकिन ये इसमें जो है डिटेल आंसर में कल्पनादर्श हेडिंग डालिएगा और डिटेल में लिखिएगा। कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है, एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। ठीक है बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है जाल्वेर आइन क्या था, इसकी स्थापना क्यों हुई। ठीक है, जाल्वेर आइन क्या था, इसकी स्थापना क्यों हुई। उत्तर में लिखिएगा जाल्वेर आइन, हेडिंग डालिएगा जाल्वेर आइन, डिटेल में लिखिएगा। जाल्वेर आइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी। जाल्वेर आइन क्या था, एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी। आगे लिखिएगा जिसका लक्ष्य जर्मनी के लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। इसमें अनेक जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत बनाया था। और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत बनाया था। ठीक है बच्चों, अगला वाला प्रश्न नोट करिएगा। फ्रेडरिक सारियू कौन था। फ्रेडरिक सारियू कौन था। उत्तर के हेडिंग में रखिएगा फ्रेडरिक सारियू और लिखिएगा डिटेल में। फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा था। जिसमें उन्होंने अपने सपने का संसार रचा था। जिसमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा था और वह सपना जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं।
कार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? हेडिंग में रखिएगा उत्तर के कार्टर प्रणाली और डिटेल में करिएगा। कार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था। कार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था, जिसका उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना, जिसका उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना था। एवं उन्हें प्रोत्साहन देना था। बच्चों अगला प्रश्न है, यंग इटली क्या था? यंग इटली क्या था? उत्तर में हेडिंग में रखिएगा यंग इटली और लिखिएगा यंग इटली इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली इटली की एकीकरण के लिए गठित एक गुप्त संगठन था। गठित एक गुप्त संगठन था जिसे ज्यूसेppe मैत्सिनी ने बनाया था। जिसे ज्यूसेppe मैत्सिनी ने बनाया था। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न नोट करिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है? एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर के हेडिंग में रखिएगा एक्ट ऑफ यूनियन और लिखिएगा यह एक्ट 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच बना। यह एक्ट 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच बना, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, यूरोप में मध्य वर्ग के उदय के कोई दो कारण बताने हैं। ठीक है तो लिखिएगा यूरोप में मध्य वर्ग के उदय के कई कारण हैं। ठीक है पहला लिखिएगा पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ है। जिसके बाद वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। अगला नंबर कारण लिखिएगा, औद्योगिकीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप औद्योगिकीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक नए सामाजिक समूह पहचान में आए।
अनेक नए सामाजिक समूह पहचान में आए। ठीक है। उसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम प्रश्न है बच्चों, वो है वियना संधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नोट करिएगा, वियना संधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न रह गया है बच्चों, उसको मैं अभी करवा दूंगा। इसके बाद पहले हो गया, इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको करवा देंगे। ठीक है। तो चलिएगा, इसका आंसर नोट करिएगा, वियना संधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लिखिएगा, वियना संधि की विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता लिखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया। बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया। और फ्रांस ने उन इलाकों पर अपना अधिकार खो दिया जिन्हें उसने नेपोलियन के अधीन किया था, जिन्हें उसने नेपोलियन के अधीन किया था। अगली विशेषता है, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके, ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। अगली नंबर विशेषता है, ऐसे सभी राजतंत्रों की बहाली कर दी गई, ऐसे सभी राजनीतिक तंत्रों की बहाली कर दी गई जिनको नेपोलियन के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, जिनको नेपोलियन के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब क्या होते थे, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। लिखिएगा, उत्तर में जैकोबिन क्लब हेडिंग करिएगा और फिर डिटेल में लिखिएगा। जैकोबिन क्लब राजनीतिक क्लब हुआ करते थे। जैकोबिन क्लब राजनीतिक क्लब हुआ करते थे जिनका जन्म फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ, जिनका जन्म फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।